हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रतीक मोदी और आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक जानकारी पे बात करें हम। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, तो इसका बैकग्राउंड रशिया रशिया ये कोल्ड वॉर के समय यूएसएसआर कहलाता था। ओके। और 1917 से 1991 तक ये यूएसएसआर के रूप में एग्जिस्ट करता था। यूएसएसआर एक सुपर पावर था और उसमें कई सारे देश थे। जब 1991 में, मतलब जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसएसआर का विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उससे कई देश आजाद हुए, जिनमें से एक था यूक्रेन। ठीक है, जिसकी राजधानी है कीव। यूक्रेन आजाद होता है और यूक्रेन जो है ये अपनी आजादी को बनाए रखना चाहता है। अब रशिया 1991 में यूएसएसआर से जो देश बन के अलग हुए, उनमें मेन स्टेट वाज रशिया। रशिया पुतिन के अंडर में तेजी से राइज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं रशिया को फिर से उसकी पुरानी ग्लोरी पे ले जाना, जो यूएसएसआर डेज में जब वो सुपर पावर हुआ करता था। अब क्या है कि अभी ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की कई बार मतलब ये ट्राई कर चुके हैं कि उनको नेटो की मेंबरशिप मिल जाए। व्हाट इज नेटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये यूएसए लेड मिलिट्री अलायंस है। इसका रूल है कि किसी भी कंट्री, इस नेटो के किसी भी मेंबर पर अगर कोई भी देश हमला करता है तो नेटो की पूरी सेनाएं, करीब 29 देश हैं, इकट्ठा उस पर आक्रमण करेंगी, है ना। कलेक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन पर यह काम करता है। अब यूक्रेन चाहता है कि उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे रशिया से, और यूक्रेन वाज ट्राइंग टू गेट टू बी पार्ट ऑफ नेटो। ऐसा उसने पहले भी सीरियस ट्राई किया था। तब 2014 में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक करके क्रीमिया नाम का पेनिनसुला उससे हथिया लिया था और यह संदेश दिया था कि अगली बार आप नेटो में जाने की कोशिश भी मत करना। ये पुतिन की बहुत सीरियस वार्निंग थी। लेकिन यूक्रेन ने फिर से ट्राई किया अंडर प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। ओके, फिर से उनके अंडर में, जेलेंस्की के अंडर में ट्राई किया गया और इस बार रशिया ने फुल फ्लेजेड इन्वेजन लॉन्च कर दिया ओवर द यूक्रेन। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब इसको आगे बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो बैकग्राउंड में फिर से 2014 में क्रीमिया का जो एनेक्सेशन था बाय रशिया, ये हुआ, है ना। अब यूक्रेन का जो मतलब फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव हो गई थी। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि यूक्रेन की गलती थी। यूक्रेन विल ट्राई कि भाई वो अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखे, और उसको जो इंडिपेंडेंस है उसको खतरा किससे है? रशिया से, है ना। एंड पुतिन जो थे, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी कि आप नेटो की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन जो है वो रशिया का पड़ोसी है। अगर रशिया के पड़ोस में नेटो मेंबर्स आ जाएंगे, अमेरिका आ जाएगा, तो ये रशिया के मतलब सिक्योरिटी के लिए बहुत ही डिजास्टर्स रहेगा। ठीक है। अब 2022 में पुतिन ने फुल फ्लेजेड इन्वेजन, फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया फरवरी 2022 में। अभी हम बात कर रहे हैं तो इस हमले को, इसको पूरे 3 साल होने वाले हैं, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव था? डीमिलिटराइजेशन, जैसा पुतिन ने बोला, डीमिलिटराइजेशन एंड डी नाजिफिकेशन। रशिया कहता है कि भाई जो यूक्रेन है वहां पे वो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और वहां पर नाजिफिकेशन भी हो रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा रशियन जो रेस के लोग हैं उनको हमला भी किया जा रहा है। तो रशिया का कहना है कि रशियन रेस के लोगों को भी बचाना है, कि भी उसका एक प्रयास है ना, यूक्रेन से। अब करंट स्टेट बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है, एस्केलेशन चल रहे हैं, और पीस टॉक्स अभी तक मतलब कुछ खास प्रभावी नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो ये तो जो है वॉर का बैकग्राउंड है ना। और वॉर जो है ये काफी समय से चलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है यूएसए का, अमेरिका। यूएसए क्या है? ये यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई कर रहा है ना। यूएसए और यूएसए लेड वेस्ट में मेनली यूएसए है,
और बाकी देश, ये लोग आर्म सप्लाई कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन लड़ रहा है और 3 साल से रशिया के सामने टिका हुआ है, बिकॉज रशिया इज अ वेरी पावरफुल मिलिट्री। ओके, फिर भी टिका हुआ है, तो इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अब इस तरीके के जो मतलब वॉर चल रहा है जो उनके बीच में, उसके भारत पे क्या प्रभाव है उन पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा प्रभाव तो है कि एनर्जी प्राइसेस और मतलब जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो महंगा हो गया हमारे यहाँ। कैसे? तो रशिया जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है, तो इस वजह से ऑयल एंड गैस प्राइसेस बढ़ गए भारत में, क्योंकि जब वॉर चल रहा है तो सप्लाई रुक गई वहां से, है ना, तो ये प्राइसेस बढ़े। अब पहले तो नुकसान हुआ, लेकिन फिर इंडिया ने एक बहुत बढ़िया रास्ता निकाला। क्या रास्ता था? हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने रशिया को बोला कि आपके ऊपर तो सैंक्शंस लग गए हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गए थे कि वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता है ना। अब रशिया जो है वो अपना ये सैंक्शन किसने लगाए? यूएसए ने लगाए, और यूएसए ने बोला कि तुम अब डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारे साथ कोई भी तुम्हारा सामान नहीं खरीदेगा। ये इकोनॉमिक सैंक्शन कहलाते हैं, ये यूएसए इसका बहुत ज्यादा यूज करता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस का। इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने रशिया को बोला कि आप हमसे ट्रेड कर सकते हैं डॉलर के बिना, है ना। हम नया तरीका, क्योंकि भारत और रूस के संबंध काफी अच्छे हैं, और हम बहुत मेजरली वी आर डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सॉरी डिफेंस के लिए। और हमने भाई रशिया के साथ बोला कि आप हमें तेल दे दें रुपये में, और रबल में हम ट्रेड कर लेंगे। तो इंडिया ने सस्ते में रशिया से तेल लेना स्टार्ट करा। हम उसको प्रोसेस, हम क्रूड ऑयल के एक बहुत मेजर इंपोर्टर भी हैं, है ना। भारत बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है और उसको प्रोसेस करके बेचता है ना। तो इससे हमें बहुत फायदा हुआ है, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मिल रहा है हमें। लेकिन हमें डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं, वो डॉक्टर एस जयशंकर डील कर रहे हैं। क्या डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं? अमेरिका इज अक्यूजिंग अस, अमेरिका कह रहा है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे दुश्मन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा, और आप हमारे सैंक्शंस को क्यों डिमीन कर रहे हैं। इंडिया का क्या कहना है? इंडिया कह रहा है ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, अगर हमें रशिया से जो है कोई चीज इंपोर्ट करनी है, हमारा डिसीजन है, हम इतना तो कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया इसको अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह के बच निकला है, और आपने देखा होगा डॉक्टर एस जयशंकर इसमें काफी अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं इसको। बट हाँ, इट इज अ स्ट्रेटेजिक मतलब टाइट रोप द इंडिया इज वॉकिंग। ओके, अब क्या है कि भाई तेल महंगा हुआ जब पहले, सबसे पहले तो उससे इन्फ्लेशन आता है, महंगाई। क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? अब आपके घर में जो भी चीज आ रही है, जो भी सब्जी से लेकर कुछ भी आ रहा है, वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए ऑयल लगता है ना। और जैसे ही वॉर हुआ तो ऑयल के प्राइसेस एकदम से राइज हुए, और ऑयल के प्राइस जब शूट अप होते हैं तो इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की वजह से जो सामान है वो महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, इसमें मतलब एडिबल ऑयल से लेकर सब कुछ शुरुआत में महंगा हुआ था, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, ठीक है। इसमें वीट जो दुनिया भर के लिए भी और भारत के लिए भी एक संकट पैदा हो गया था, वीट, फर्टिलाइजर और अदर केमिकल्स का, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई क्योंकि क्या है कि जो भी मतलब चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं यहाँ पे, उनमें मतलब कहीं ना कहीं ऑयल तो लगेगा, ऑयल महंगा है तो महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन। फिर ट्रेड डायनेमिक्स क्या है? अब रशिया और यूक्रेन के साथ जो है ट्रेड डिसरप्शंस हो गए इनके वॉर की वजह से। दुनिया भर में ट्रेड जो था उसमें नुकसान होने लगा, रुकने लगा, रुकावट आई, है ना। लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या है? अब आपको पता हो तो जो रशिया यूक्रेन के मैदान है, कौन से मैदान कहलाते हैं ज्योग्राफिकली, ये कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। तो जो मैदान है वो वीट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है वहां पर, गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और अब गेहूं, वहां पर वॉर चल रहा है तो दुनिया भर में वीट का जो मतलब डिपेंडेंसी था यूक्रेन और रशिया पे, वहां पर यूक्रेन पे स्पेशली, वो एकदम से डिसरप्ट हो जाएगा। इसका फायदा कौन उठाएगा? भारत, है ना। हम लोग अब वीट एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे वैकेटेड मार्केट में, तो भारत ने इसका फायदा उठाया, हमने अपनी तरफ से वीट एक्सपोर्ट करे। और भारत में मध्य प्रदेश जो है वो मेजर वीट प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द मेजर वीट प्रोड्यूसर। तो मध्य प्रदेश से भी वीट जो है एक्सपोर्ट किया जाने लगा है, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या रहेंगे इसके, जो क्लैश चल रहे हैं? पहला तो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग, कैसे? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं,
अब क्या है, ये जो वॉर चल रहा है, तो जो यूएनएससी है, यूएनएससी में 5 मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, है ना, रशिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये 2 एक साथ रहते हैं और ये 3 एक साथ रहते हैं, है ना, इसमें बटा हुआ है। तो अब जो भी वोटिंग होती है ना, तो उसमें इंडिया को अब कोई ना कोई साइड लेना होगा। अब क्योंकि इंडिया के संबंध यूएसए से भी अच्छे हैं और रशिया से भी अच्छे हैं, तो ऐसे में इंडिया इसमें बीच में फंस जाता है कि किसको मतलब सपोर्ट करे, किसके पक्ष में बात करे या ना करे। तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या आ जाती है। तो इंडिया यूजुअली क्या करता है, इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम यूएन वोट्स, मतलब हम वोट ही नहीं करते हैं। धर्म संकट आ जाता है, इंडिया के लिए डिलेमा की स्थिति बन जाती है ये, और ये डिलेमा हमारे लिए बड़ा खतरनाक होता है जियोपॉलिटिकली। तो हम यूजुअली एब्सटेन कर जाते हैं वोटिंग करने से। अब हमारे साथ समस्या क्या आ रही है कि हम रशिया के साथ अगर संबंध रखते हैं तो वेस्टर्न पावर से हमारे संबंध खराब होते हैं। वहीं अभी के समय में हम लोग देखें, ग्लोबलाइजेशन के एरा में हमारा यूएसए से, वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेशंस बेटर हो रहा है, लेकिन अगर हम उनसे ज्यादा अच्छे करेंगे तो रशिया, जो कि हमारा बहुत ही ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर है, उससे खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या पैदा हो रही है। फिर डिफेंस के बारे में बात करें तो हमारा जो रशियन मिलिट्री पे डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा है। मतलब रशिया या यूएसएसआर जो था, ये हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर हुआ करता था, और अभी भी आप देखेंगे हमारे जो मिग विमान है ना, या सुखोई हैं, अलग अलग जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं जितने भी हैं, ये अभी भी हमारी आर्मी मिलिट्री, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यूज करती है, और इनके स्पेयर पार्ट्स रशिया से ही आते हैं, है ना। तो हमें इनके लिए इन पे अभी भी निर्भरता है, क्योंकि हम एकदम से कट ऑफ नहीं कर सकते। ऑल्दो हमने नए फाइटर जेट्स जो कि रफेल हैं, ये फ्रांस से लिए हैं, लेकिन बाकी के जो है भाई, इनमें तो हमारी निर्भरता है। तो अब ये समस्या आएगी, है ना। अब इसकी वजह से हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन था डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, वो थोड़ा स्लो हुआ है अभी। अब रीजनल सिक्योरिटी की बात करें तो अब ये जो वॉर चल रहा है ना, इससे एक मतलब इम्पैक्ट आते हैं कि इंडो पैसिफिक में भी इम्पैक्ट करेगा ये, और चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस को भी, क्योंकि जब कहीं पे वॉर चलता है तो चांसेस होते हैं कि दूसरी जगह पे भी वॉर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया सभी की नजरें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में है। इसका फायदा चीन उठा सकता है, जो भारत के साथ वहां पर गालवान में समस्या पैदा करके इसका फायदा उठा लेगा। तो ऐसे में हमारे लिए दो तरफा नुकसान है ये, हमारी इकोनॉमी के लिए तो है ही, जियोपॉलिटिकली भी ये जो वॉर है इंडिया के लिए फिर नुकसानदायक है। साथ ही साथ इसमें जब भी कोई युद्ध हो रहा है तो हम उसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ मतलब बड़ी बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जो युद्ध से वहां पर लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, लाखों लोगों की डेथ हो रही है, उस पर कोई बात नहीं करता है। तो ह्यूमैनिटेरियन और सोशल इम्पैक्ट की भी बात करें हम, तो भाई पब्लिक, अब ये क्या है कि इंडिया का जो न्यूट्रल स्टैंस है ना, उस पर काफी डिबेट भी हो रही है। साथ ही साथ इसकी वजह से रिफ्यूजीज बहुत बढ़ रहे हैं। ये लोग दुनिया भर में मतलब रिफ्यूजीज मतलब यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, यूक्रेन से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वॉर चल रहा है। तो ये बहुत समस्या है अपने आप में कि भाई सोशल और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट इसके। पब्लिक सेंटीमेंट की बात करें तो जो ट्रेड कंसर्न्स हैं, तो इंडिया का जो रशिया से ट्रेड है उसको लेकर मतलब कई लोग इसमें के विरोध में है कि ये भाई सही नहीं है, अनएथिकल है, क्योंकि रशिया को यहाँ पर एज अग्रेसर देखा जा रहा है, पुतिन को। तो भारत अगर उनके साथ ट्रेड कर रहा है तो उसको थोड़ा गलत तरीके से देखा जा रहा है, पब्लिक सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, और डिप्लोमेटिकली भी ये काफी रिस्की देखा जा रहा है ना। और कंक्लूड करने के लिए कहें तो क्या क्या करना चाहिए, इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। अब हमें इन्फ्लेशन को मतलब साथ में बैलेंस करना होगा, इन्फ्लेशन को साथ में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के साथ यहाँ बैलेंस करना होगा, है ना। स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन करने होंगे, मतलब हमें रशिया और वेस्ट के साथ जो हमारे रिलेशन है इनको बैलेंस करना ही होगा, क्योंकि हम यूएसए में ट्रंप आ चुके हैं और रशिया में तो हमेशा से पुतिन है, और 2036 तक के लिए राष्ट्रपति घोषित हो गए हैं वहां पे, ऑलरेडी खुद को ही कर लिया इन्होंने। तो यहाँ पे अब क्या है, हमारे तो भाई दोनों से रिलेशंस हैं, और हमारे को चाइना से खतरा है, तो हमें चाइना से लड़ने के लिए दोनों से अच्छे संबंध रखने हैं। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक कैलिब्रेशन का समय है। चैलेंजेस क्या है कि इसमें थोड़ा एथिकल कंसिडरेशन तो है कि भाई हम लोग अगर रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो रशिया यहाँ पर अग्रेसर है ना। रशिया ने ही यूक्रेन पर अटैक किया है, यूक्रेन ने नहीं अटैक किया है। यूक्रेन तो नेटो में जाना चाहता था, क्योंकि उससे यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होती,
वो अपने लिए अच्छा कर रहा था, है ना। वो क्यों रशिया के बारे में सोचेगा, वो तो यही सोचेगा ना कि उसका जो भविष्य वो सिक्योर हो, तो वो गलत नहीं कर रहा था। तो ऐसे में पुतिन वॉज अ एग्रेसर, ओके, एंड इंडिया यहाँ पर पुतिन की साइड ले रहा है, तो ये सही नहीं है। लेकिन जैसा कि बोला जाता है इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो फ्रेंड्स एंड नो एनिमीज, कोई दोस्त नहीं होता है और कोई दुश्मन नहीं होता, नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज आर देयर। तो हम अपने इसमें अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट है, ये सबसे ऊपर रखा जाएगा। और इंडिया जो है फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रलिटी रख रही है ग्लोबल चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए। इसको बोलते हैं इंडिया में नेहरू के समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मोदी जी के समय इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोला जा रहा है। बट बोथ ऑफ देम आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ओके। So this was it. Thank you very much.